नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तालिबान पाकिस्तान में तकरार, अफगानियों को देश में घुसने नहीं दे रहा है पाकिस्तान, डिहाइड्रेशन से मर रहे हैं लोग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान डिप्लोमेट ने बताया क्यों पूरी दुनिया में मजाक बनकर रह गया है पाकिस्तान। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शी जिनपिंग और इमरान खान का फूंका गया पुतला, भारत तिब्बत सहयोग मंच ने किया विरोध प्रदर्शन, पीओके और अक्साई चीन की जमीन मुक्त कराने की उठी मांग। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गृह मंत्री अमित शाह 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे अहम बैठक, नक्सल प्रभावी इलाकों की सुरक्षा स्थिति की करेंगे समीक्षा। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का। सीएम योगी आदित्यनाथ 2022 में कहां से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, अयोध्या या गोरखपुर, लगने लगे इसके कयास। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि यूपी में फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। तालिबान पाकिस्तान में तकरार, अफगानियों को देश में घुसने नहीं दे रहा है पाकिस्तान, डिहाइड्रेशन से मर रहे हैं लोग। जी हाँ दोस्तों, कुछ वक्त पहले तक तालिबान की बड़ाई में डूबे पाकिस्तान का अब तालिबान से भी तकरार शुरू हो चुका है। पाकिस्तान अपनी सीमा से अफगानियों को अपने देश में घुसने की इजाज़त नहीं दे रहा है। हालत यह है कि पाकिस्तान में दाखिल होने के इंतज़ार में बॉर्डर के पास खड़े लोग डिहाइड्रेशन से जान गंवा रहे हैं। इस्लामाबाद द्वारा अफगानियों को परमिशन नहीं देने के बाद से स्पिन बोल्डक के पास कुछ लोगों के मरने की खबर है और इस सीमा से पाकिस्तान सिर्फ उन्हें ही अपने देश में वापस आने दे रहा है जिनके पास पाकिस्तान या कंधार का पहचान पत्र मौजूद है। बता दें कि स्पिन बोल्डक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर काफ़ी अहम सीमा माना जाता है। पिछले महीने पाकिस्तान में घुसने की हड़बड़ी में एक युवक की मौत पाकिस्तानी चेक पोस्ट के पास हो गई थी। हालांकि जो इस सीमा पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, उनका दावा है कि पिछले कुछ हफ्तों में कई लोगों की जान डिहाइड्रेशन और हार्ट स्ट्रोक से हो गई है। इन लोगों को मौके पर चिकित्सकीय सुविधा भी नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो पाकिस्तान चापलूसी करता था अफगानिस्तान में तालिबान की और जो ये दावे भी करता था कि तालिबान उन्हीं की वजह से अफगानिस्तान में आई है, अब उसने अफगानिस्तान को ऐसा बड़ा धोखा दिया है कि अफगानिस्तान के लोग डिहाइड्रेशन से मर रहे हैं और अपने देश में घुसने नहीं दे रहा है पाकिस्तान। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएके डिप्लोमेट ने बताया क्यों पूरी दुनिया में मजाक बनकर रह गया है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की ने भले ही कश्मीर का मुद्दा छेड़ दिया हो, लेकिन सऊदी अरब और ईरान जैसे देश ने इस मामले में कोई बयान नहीं दिया है। पाकिस्तान इसके बाद से ही काफ़ी निराश है। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने ईरान पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने ये भी कहा था कि संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य रहा है कि वो टकरावों का शांतिपूर्ण समाधान, संप्रभुता का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता और दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की उसको सुनिश्चित करें। उन्होंने आगे कहा कि सऊदी अरब अतिवादी विचारधारा से लड़ना जारी रखेगा और जो नफरत और आतंक का सहारा लेकर लोगों और मुल्कों को निशाना बना रहे हैं, उनके साथ भी सऊदी अरब की लड़ाई जारी रहेगी। हालांकि अपने पूरे बयान में सऊदी अरब ने कश्मीर का कोई जिक्र नहीं किया और पाकिस्तान को मायूस कर दिया। तो दोस्तों, पाकिस्तान के समर्थन में नहीं बोला है सऊदी अरब और सिर्फ तुर्की का ही समर्थन पाकिस्तान को मिला है। इससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने अपने यूट्यूब चैनल पर सऊदी अरब के इस रुख को लेकर राय रखी है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं। इमरान खान के पावर में आने के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जो काफ़ी शानदार साबित हुआ। उन्होंने कहा कि तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं। पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर भी सऊदी अरब मदद करता रहा है। हालांकि यूएनजीए की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सऊदी अरब ने कई मुद्दे उठाए, जिनमें सूडान, मिस्र, पानी विवाद, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, लीबिया, फिलिस्तीन और अफगानिस्तान मुद्दे शामिल थे, लेकिन कश्मीर का जिक्र नहीं किया और कश्मीर पर
चूं भी नहीं बोला सऊदी अरब। दोस्तों, इससे पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है। आप भी अगर ऐसा मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हाँ या ना में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शी जिनपिंग और इमरान खान का फूका पुतला। भारत तिब्बत सहयोग मंच ने किया विरोध प्रदर्शन। पीओके और अक्साई चीन की जमीन मुक्त कराने की उठाई मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुड़गांव में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और चीन अधिकृत कश्मीर की जमीन मुक्त कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। शुक्रवार को भारत तिब्बत सहयोग मंच ने विरोध प्रदर्शन किया और डाक खाना चौक पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला जलाया। वहीं आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार के नेतृत्व में 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान भारत तिब्बत सहयोग मंच के सदस्यों ने भारत माता के जयकारे लगाए हैं। इसके साथ ही कैलाश मानसरोवर और तिब्बत को मुक्त करो जैसे नारे भी लगाए गए हैं। राष्ट्रीय मंत्री प्रमोद गोयल और प्रांत अध्यक्ष अमित गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तक पीओके और अक्साई चीन की आज़ादी की मांग पहुंचने के लिए प्रदर्शन किया गया है। साथ ही देशवासियों की भावनाओं को देखते हुए पीएम इस मामले में कठोर कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि अवैधानिक और जोर जबरदस्ती तरीके से कब्जाई जमीन को मुक्त कराने के लिए भारत तिब्बत सहयोग मंच आवाज उठाता रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछले की सरकार की नाकामी, अक्षमता और लापरवाही के चलते भारत की जमीन चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है। इस भूमि को आज़ाद कराने के लिए संसद में संकल्प भी लिया गया था, लेकिन आज तक कब्जाई गई जमीन मुक्त नहीं हो पाई है। इसे जल्द ही मुक्त कराना चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन में कई सारे नेता शामिल हुए थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे अहम बैठक। नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा स्थिति की करेंगे समीक्षा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को 10 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। दिन भर होने वाली इस फिजिकल बैठक के लिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में गृह मंत्री 10 नक्सल प्रभावित प्रदेशों में सुरक्षा स्थिति और माओवादी के खिलाफ जारी अभियानों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा करेंगे। गृह मंत्री शाह नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों, पुलों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण जैसे मौजूदा विकास कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार देश में माओवादी हिंसा में खासी कमी आई है और अब ये समस्या करीब 45 जिलों में व्याप्त है। रविवार को होने वाली बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे और लोगों की नजरें इस बात पर टिकी है कि जिस तरह पिछली बार उद्धव ठाकरे अपने प्रतिनिधि मंडल लेकर दिल्ली गए थे तो उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 1-to-1 मीटिंग भी हुई थी। क्या इस बार भी अमित शाह के साथ उद्धव ठाकरे की वैसे ही अकेले में मुलाकात होगी? और अगर मुलाकात हुई तो बीजेपी और शिवसेना के बीच दूरियों को कम करने का कोई रास्ता निकलेगा कि नहीं? यही वजह है कि उद्धव ठाकरे के इस दौरे पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। राज्यों में नक्सलवाद से निपटने के लिए केंद्र की जो राष्ट्रीय योजनाएं और संकल्प हैं उसे एक निश्चित आकार देने का समय आ गया है। बैठक में इस बात पर चर्चा होने वाली है। 2015 में केंद्र ने एक संकल्प निश्चित किया था, इसे आगे बढ़ाते हुए सुरक्षा से जुड़े उपाय, विकास के कामों को गति देना और स्थानीय निवासियों के अधिकारों की रक्षा जैसे मुद्दे अहम होंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2022 में कहां से लड़ेंगे चुनाव? अयोध्या या गोरखपुर? लगने लगे हैं इसको लेकर कयास। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच सियासी गलियारों में शुक्रवार को एक बार फिर इस सवाल को लेकर कयास लगने लगे हैं कि मुख्यमंत्री योगी खुद 2022 का विधानसभा चुनाव किस सीट से लड़ेंगे। दरअसल कुछ समय पहले अयोध्या से बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने सीएम के लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की थी। अब सीएम योगी ने अयोध्या से गोरखपुर और गोरखपीठ के रिश्तों का जिस विस्तार और भावनात्मक ढंग से उल्लेख किया है उससे एक बार फिर उनके अयोध्या से चुनाव लड़ने की संभावनाओं को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने कहा कि जब कभी वो अयोध्या में होते हैं तो लगता ही नहीं कि गोरखपुर में वो नहीं है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में भारत। वाणिज्य मंत्रालय ने फार्मा एपीआई पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश की। जी हाँ दोस्तों,
चीन को एक और झटका देने जा रहा है भारत। चीन के खिलाफ भारत सरकार फिर सख्त हो गई है। भारत और चीन के बीच रिश्ते काफ़ी समय से ठीक नहीं चल रहे हैं। भारत ने कुछ समय पहले ही चीन को सबक सिखाने के लिए उस पर आर्थिक हमला किया था, जिसमें उसके पास कई ऐप्स पर बैन लगा दिया गया था और इसके अलावा भी अन्य आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन अब वाणिज्य मंत्रालय ने घरेलू कंपनियों को चीन से आने वाले सस्ते आयात से बचने के लिए औषधि संबंधी कच्चे माल पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश कर दी है। व्यापार उपचार महानिदेशालय ने अपनी जांच के बाद शुल्क लगाने की सिफारिश की है। आपको बता दें, व्यापार उपचार महानिदेशालय यानी कि DGTR ने अपनी जांच के बाद शुल्क लगाने की सिफारिश की है। जांच में कहा गया है कि चीन से API को भारत में बेहद कम कीमतों पर निर्यात किया गया है, जिससे घरेलू उद्योग प्रभावित हो रहा है। निदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राधिकरण संबंध वस्तुओं के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है और इससे चीन को लग गया है बड़ा झटका। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, किसानों की फसल डूबी। मौसम विभाग ने 23 जिलों के लिए जारी कर दिया है अलर्ट। जी हां दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर मौसम विभाग से आ रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार शाम से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। अधिकांश इलाके जलमग्न हो गए हैं तो किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इधर मौसम विभाग ने 23 जिलों के लिए बारिश को अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ गाजियाबाद और उसके आसपास के इलाकों में शुक्रवार तड़के बारिश हुई। लोनी देहात, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन और गाजियाबाद, इंदिरापुरम समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग बारिश से परेशान हैं। शुक्रवार सुबह से ही हो रही जोरदार बारिश ने उत्तर प्रदेश के किसानों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। बीते दिनों हुई 3 दिनों की बारिश जो तबाही मचाई थी, उससे किसान उबर नहीं पाए थे और अब बारिश ने उनकी बची खुची धान और सब्जी की खेती को भी डुबो दिया है। यूपी में लखनऊ समेत 23 जिलों में 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग का कहना है कि उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, प्रतापगढ़, बनारस, जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया। भारत पर दुनिया की नज़रें, मोदी बाइडेन की मुलाकात से चीन को सता रही है ये बड़ी चिंता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं। मौजूदा समय में भारत विकासशील देशों की प्रखर आवाज़ बन चुका है। सुरक्षा परिषद के सदस्य भी भारत की बातों को न केवल गंभीरता से लेते हैं बल्कि उसके अनुपालन का प्रयास भी करते हैं। जलवायु परिवर्तन, सबको सस्ती वैक्सीनेशन की उपलब्धता और गरीबी उन्मूलन समेत महिला सशक्तिकरण और आतंकवाद जैसे तमाम मुद्दों पर भारत की राय काफ़ी प्रशंसनीय रही है। अमेरिका के इसी दौरे में क्वाड देशों के नेताओं की मुलाकात भी सुनिश्चित है। खास बात यह है कि क्वाड सहयोगियों के साथ भारत 2+2 वार्ता पहले ही कर चुका है। 12 मार्च 2021 को क्वाड देशों की वर्चुअल बैठक हो चुकी है। यात्रा के अंतिम दिन मोदी वाशिंगटन से न्यूयॉर्क की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने UN महासभा में तुर्की द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर करारा जवाब दिया है। जाहिर है कि कश्मीर के बहाने जो देश भारत को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी करेंगे, उनसे निपटने में भारत की रणनीति कहीं अधिक सक्षम और प्रबल रहेगी। ये उसी की एक बानगी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पहली व्यक्तिगत द्विपक्षीय वार्ता की सफलता काफ़ी हद तक इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अफगानिस्तान के बदले हालात पर उनका रवैया क्या है। हालांकि यहाँ स्पष्ट कर दें कि भारत अब दुनिया के मंच पर खुलकर बात करता है। ऐसे में क्वाड समेत तमाम देशों से द्विपक्षीय मामले में भारत की बातचीत राष्ट्रहित के अलावा वैश्विक हित को भी बल देगी। दक्षिण एशिया में शांति बहाली का एकमात्र जरिया भारत ही है। आसियान देशों में भारत का सम्मान, ब्रिक्स में उसकी उपयोगिता और यूरोपीय देशों के साथ द्विपक्षीय बाजार और व्यापार समेत कई बातें भारत की ताकत को न केवल बड़ा करती हैं बल्कि अपेक्षाओं से युक्त भी बनाती हैं। चीन के साथ अमेरिका की तनातनी और भारत की दुश्मनी के एक ऐसे मोड़ पर है जहां से भारत अमेरिका के लिए न केवल बड़ी उम्मीद है बल्कि एशियाई देशों में एक बड़ा बाजार और साझेदार भी है। तो दोस्तों, अमेरिका पहुंच गए हैं PM मोदी। दुनिया की है इस पर निगाहें कि क्या बड़ा ऐलान होता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि चीन के मुद्दे पर अमेरिका में जाकर PM मोदी ने चीन को लताड़ा और अमेरिका में PM मोदी ने उठाया है चीन का मुद्दा। क्वाड की बैठक से पहले ऑस्ट्रेलिया और जापान से की गई है चर्चा। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों आपको बता दें ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से चीन का मुद्दा उठाया। इस दौरान आतंकवाद व चीन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने प्रधानमंत्री मोदी के पूरे दिन का ब्यौरा दिया। इस दौरान विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया और जापान के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा के दौरान चीन का मुद्दा सामने आया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी पहुंचे अमेरिका और सबसे खतरनाक आसमानी हथियार पर बन गई है भारत की बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका की 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ 1-to-1 मीटिंग की है। इनमें न्यूक्लियर और डिफेंस सेक्टर की दिग्गज प्राइवेट कंपनी जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल भी शामिल थे। पीएम मोदी और लाल की 20 मिनट तक चली ये मीटिंग रक्षा सौदे और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिहाज से बेहद अहम है। जनरल एटॉमिक्स ही खतरनाक प्रीडेटर ड्रोन की निर्माता है और भारत ऐसे 30 ड्रोन खरीदने का मन बनाया हुआ है। कंपनी पहले से ही भारत को लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी सपोर्ट मुहैया कराने के लिए काम कर रही है। अमेरिका की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन टेक्नोलॉजी भले ही फिलहाल भारत की पहुंच से दूर हो, क्योंकि इस सेक्टर में रूस उनका पुराना साथी है, लेकिन अमेरिका का प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की भारत की चाहत अब जल्द हकीकत बन सकती है। दरअसल भारत $3 अरब यानी करीब 22,000 करोड़ रुपए में दुनिया की सबसे खतरनाक और आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस प्रीडेटर ड्रोन की 30 यूनिट को खरीदने का मन बना चुका है। योजना के मुताबिक तीनों सेनाओं के लिए 10-10 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने जाने हैं। आपको बता दें कि ये ड्रोन हवा में लगातार 35 घंटे तक उड़ान भर सकता है और ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर 3,000 किलोमीटर तक सफ़र कर सकता है। इसके लिए आपको बता दें कि ड्रोन है, लेकिन किसी भी एडवांस्ड फाइटर जेट से कम नहीं है ये, और इस पर खतरनाक मिसाइलें फिट हो सकती हैं। और ये न सिर्फ एडवांस्ड सर्विलांस सिस्टम से लैस है, बल्कि खामोशी से टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में भी माहिर है। प्रेडेटर ड्रोन से ही अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मारा था। आपको बता दें दोस्तों कि जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल का भारत के साथ गहरा जुड़ाव रहा है। वो भारतीय मूल के हैं और इनका जन्म इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था और अब उनकी कंपनी से ये बड़ा फ़ायदा देश को होने वाला है। देश सबसे घातक हथियार जो आसमान में काम करता है और जो दुश्मनों की नींद उड़ाता है उसको खरीदने जा रहा है, जिससे हमारी तीनों देश की सेना मजबूत हो जाएगी। और ऐसा अगर हम कहें कि जो पीएम मोदी अमेरिका गए हैं उसमें ये सबसे बड़ा काम है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिंद महासागर के प्रवेश द्वार पर भारतीय नौसेना का शक्ति प्रदर्शन, चीन की हर चाल होगी नाकाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने चीन की नाक के नीचे इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास किया है और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती पहुंच को रोकने के लिए इस युद्धाभ्यास को अहम माना जा रहा है। 20 से 22 सितंबर तक हुए इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के युद्धपोतों ने अपनी ताकत दिखाई है और ये युद्धाभ्यास हिंद महासागर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले सुंडा जल संधि के पास हुआ है। दक्षिण चीन सागर के नातुना द्वीप को लेकर इंडोनेशिया और चीन में विवाद है। समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से INS शिवालिक और कदमते ने हिस्सा लिया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री संचालन में आपसी समझ और अंतर संचालन को बढ़ाना है। इससे भारत और इंडोनेशिया के द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत होंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। घाटी समेत भारत को दहलाने की फिराक में है आतंकी, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर समेत पूरे भारत की अमन व्यवस्था पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है। ऐसे में वो लगातार भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश करता रहता है। हाल ही में सीमा पर तैनात हमारे सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की घुसपैठियों को ढेर किया है, जो भारत के अमन को तहस नहस करने का ख्वाब देख रहे थे। अफगानिस्तान पर तालिबान राज के बाद खुफिया एजेंसियां पहले से ही सतर्क थी और अब त्योहारी सीजन में पाकिस्तान की गतिविधियां देख खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान लगातार आतंकवादी संगठनों और अपनी खुफिया एजेंसी ISI के माध्यम से भारत को अस्थिर करने की
कोशिशों में जुटा रहता है, लेकिन हमारे सुरक्षाकर्मी और एजेंसियां लगातार उनकी योजनाओं पर पानी फेरती रहती है। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और हरकतुल अंसार के दहशतगर्द किसी बड़े हमले की योजना बना रहे हैं और इसके अलावा पाकिस्तान आतंकी संगठन घाटी में अफगानी आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। मैं आपको बता दें, इनपुट है कि नियंत्रण रेखा के पास नाक्याल सेक्टर में मौजूदा आतंकी कैंप में लगभग 40 आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से निकल के आ रही है। भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना। किन राज्यों के लिए है अलर्ट, आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक बार फिर कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों में गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रविवार से फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में स्थित है और इसके लिए अगले 5 दिनों तक इसके बने रहने की संभावना है। एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण छत्तीसगढ़ और पड़ोस के ऊपर बना हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी जारी रहेगा झमाझम बारिश का दौर। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, इसमें आपको बता दें कि पाकिस्तान पर एक्शन की तैयारी। तालिबान से इमरान की हमदर्दी पर अमेरिका खफा और इस धोखे के लिए पाकिस्तान को सजा देने पर हो रहा है विचार। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के ढहने और वहां से अमेरिका की शर्मनाक वापसी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। सामरिक समुदाय और अमेरिकी सांसद पाकिस्तान को सजा देने की मांग कर रहे हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भरोसा तोड़ा है। 2008 से 2011 तक अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत हुसैन हक्कानी बताते हैं कि अमेरिकियों का मानना है कि पाकिस्तान द्वारा तालिबान को दिए गए समर्थन की वजह से ही अफगानिस्तान में अमेरिका की प्रतिष्ठा चकनाचूर हुई है। और यहाँ आपको बता दें कि ये बताना जरूरी है कि जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद संभालने के 6 महीने बाद भी प्रधानमंत्री इमरान खान से बात नहीं की है। एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक बताते हैं कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने हाल ही में सेवानिवृत्त जनरल और राजनयिकों की मीटिंग में ये चिंता जाहिर की है कि पाकिस्तान को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें, अमेरिकी राजनयिक आगे बताते हैं कि हाल के इतिहास में अमेरिका को हुए सबसे चौंकाने वाले नुकसान का ही नतीजा है कि जो बाइडेन ने इस्लामाबाद से मुंह फेर लिया है। वो कहते हैं कि अमेरिकी सीनेट लौट आए हैं। ऐसे में रणनीतिक विवेक ये कहता है कि बाइडेन प्रशासन को पाकिस्तान के जनरल और राजनयिकों की वादा खिलाफी के लिए जवाबदेही तय करनी चाहिए और पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के लिए बाइडेन प्रशासन पर अभूतपूर्व दबाव है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की आतंकियों से मिली भगत से अमेरिका को नुकसान हुआ है। बीते हफ्ते इस मुद्दे पर अमेरिकी सांसदों ने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को घेर लिया था। इस दौरान ब्लिंकन सांसदों की इस बात पर सहमत हुए कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका संदिग्ध रही है और अमेरिका रिश्तों की समीक्षा करेगा। उन्होंने माना कि पाकिस्तान ने हक्कानी के आतंकियों सहित तालिबान को पनाह दी है। स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की यह मिलीभगत अमेरिकी हितों के खिलाफ रही। गौरतलब है कि पाकिस्तान उन देशों में से एक है जिसके अमेरिका ने एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का जिसको दर्जा दिया था। पाकिस्तान अमेरिका द्वारा दंडित किए जाने के खतरे से अवगत है। यही कारण है कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने वाशिंगटन से पाकिस्तान को बलि का बकरा नहीं मानने के लिए कहा है। 2007 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय में पदस्थ शेर जान अहमद जई कहते हैं कि पाकिस्तान की मदद के बिना तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर सकता था। पाकिस्तान को IMF, संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठनों से वित्तीय मदद मिलती है। इन फंडिंग को रोकना अमेरिका की प्राथमिकता हो सकती है। साथ ही अमेरिका को आतंकियों और तालिबान चरमपंथियों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों और देशों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के इतर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा है कि वो तालिबान को मान्यता दिलाने का रोड मैप बनाए। शाह ने कहा कि अगर तालिबान अपनी उम्मीदों पर
खड़ा उतरा तो उसे दुनिया में स्वीकार्यता मिल जाएगी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान के बहाने दुनिया को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि तालिबान 20 साल बाद सत्ता में आया है, उसे देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। विदेशी बैंकों में जमा अफगान केंद्रीय बैंक के अनुमानित 74,000 करोड़ रुपए का फंड अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने फ्रीज कर रखा है। इमरान ने ये बातें एक इंटरव्यू में कही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इमरान खान पर बड़ा एक्शन हो सकता है, पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन हो सकता है और ये एक्शन। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।